बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स के हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स के हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फिज़िक्स बाय उमर। तो सबसे पहले 3.1 हम एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन एंड गिव SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले वो पूछता है के डिफरेंस बताना है अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी का। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना बॉडी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तय करी हो उतने ही टाइम में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी उसके ऑपोजिट होगा इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो बॉडी को हम कहेंगे कि ये वेरिएबल वेलोसिटी, ये क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है। जस्ट हम इसको इस तरह से देखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछता है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा आपके पास। लेट अ बॉडी मूविंग विद vi इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम डेल्टा t इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? vf हो गई। एंड द चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू vf माइनस vi। सो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? vf माइनस vi ओवर डेल्टा t। एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगा? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो ये आपके पास आ जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और मैथमेटिकल स्टेप। तो उसके बाद वो पूछता है SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या है हमारे पास? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं इसको हम। और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्योंकि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और t हमारे पास नीचे है, तो ये जब ऊपर जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to the velocity while the object is in air। वो कहता है किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड फेंकते हैं, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करना है रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एयर में ही मौजूद है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। जब हम सबसे पहले ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, बिकॉज उसकी जो डायरेक्शन है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो उस वजह से हमारे पास नेगेटिव आएगा रिलेटिव टू द वेलोसिटी। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, जब वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो वो जब दोनों हमारे पास एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो हमारे पास वो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं 3.3 क्वेश्चन पे। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो गिव एन एग्जांपल। ये बहुत ही आसान, अभी जो हमने 3.2 पढ़ा वही हमारे पास इसका भी आंसर है। वो ये कहता है क्वेश्चन में, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो? इफ सो गिव एन एग्जांपल। तो हमारे पास बड़ा ही सिंपल का आंसर है, यस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वो कैसे? जब एग्जांपल देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी इन अपवर्ड while the direction of acceleration due to gravity। क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी विद द डाउनवर्ड, एंड व्हेन इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो जीरो हो गई, बट ड्यूरिंग द डाउनवर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑफ वेलोसिटी विल बी इन डाउनवर्ड while the direction of acceleration due to gravity will again in downward।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है दोबारा अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दस इन दिस केस द वेलोसिटी इनवर्स रिवर्स द डायरेक्शन व्हाइल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पहले अपवर्ड थी फिर डाउनवर्ड हो गई हमारे पास इसकी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 9.8 है, वो चेंज नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास उसके बाद 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। सबसे पहले वो कहता है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है वो हमने बताना है। एन ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। वो कहता है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो स्पीड चेंज हो रही हो, बिल्कुल गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन साथ ही देखते चले जाते हैं। इट्स फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई एक चीज भी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैव अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी कांस्टेंट स्पीड है इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। उसकी वजह ये है कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जब हम सर्कल में मूव कर रहे होते हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जो डायरेक्शन चेंज हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो हो वो कांस्टेंट रह सकती है। तो प्लीज स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ ट्रू व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो आपके पास बॉडी की स्पीड सेम रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो सी पार्ट हम देखते हैं अब। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैव अ जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। तो हमारे पास ये सी जो हमारे पास है, इट इज़ ट्रू बिकॉज व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज सोन वर्टिकली अपवर्ड। जब हम बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि बॉडी अपनी मोशन को डाउनवर्ड लेके आने की कोशिश करता है। उस वक्त कुछ लम्हों के लिए बॉडी रुकती है, जिस चंद लम्हों के लिए रुकती है उसको हम कहते हैं कि वो वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है। लेकिन एक्सेलरेशन उसका ड्यू टू ग्रेविटी होता ही होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम इसको पढ़ते हैं। इट इज ट्रू बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज सोन वर्टिकली अपवर्ड इज मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इट इज a इज इक्वल टू जी। उसके बाद हम लास्ट केस देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। बिल्कुल वही केस दोबारा रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास ये भी ठीक है। इट इज ट्रू यस एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन इट्स रिवर्स डायरेक्शन। जब हम बॉडी को अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। उसके बाद 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है a man standing on the top of tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throw a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strike the ground? Ignore air friction. ये जो लास्ट लाइन है ना, इग्नोर द एयर फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन इसने सारा समझा दिया आपको। जब एयर फ्रिक्शन इग्नोर करेंगे तो दोनों बॉल्स जो होंगी वो सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगी। तो वो ये लिखा हुआ है बोथ द बॉल्स हैव द सेम स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बट द टाइम इज डिफरेंट। उनकी वेलोसिटी तो सेम होगी लेकिन टाइम डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉल thrown upward with initial velocity vi, it will be the same velocity vi when it returned back and passes the man. जब वो पास कर रहा होगा मैन से, जब वो डाउनवर्ड फेंक रहा होगा, एज द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इज सेम फॉर बोथ केसेस देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास अगर एयर फ्रिक्शन इग्नोर करें तो बेशक अपवर्ड बॉडी को फेंकें या डाउनवर्ड फेंकें, उनकी जो वेलोसिटी होगी सेम होगी लेकिन टाइम जो होगा वो रीच करने का वो डिफरेंट हो सकता है। अब 3.6 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहता है एक्सप्लेन इन विच द वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार रोड पे चलती है। तो हम जो ज़मीन वाले केसेस हैं, वन डायमेंशन वाले केसेस हैं,
वो हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पैरेलल होंगे। तो वो कहता है फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। फर्स्ट केस पैरेलल कब होंगे? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग along the straight line path, then the velocity and acceleration are parallel। तो acceleration और velocity आपस में क्या होंगे? parallel। लाइक जब हम मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो हम जब स्पीड देते हैं एक्सेलरेटर पे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो उसके बाद सेकंड केस हमारा क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल देखते हैं अब हम। तो एंटी पैरेलल का केस हमारे पास सेकंड है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज डिक्रीजिंग, जब वो ब्रेक्स लगा रहा होता है, डिक्रीज हो रहा था अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड वन इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। सिंपल जो अभी हमने देखा भी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर परपेंडिकुलर to each other when the car is moving along a circular path। तो फोर्थ वन इज v is 0 but a is not 0। ये बहुत अहम केसेस हैं जब वेलोसिटी तो 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो हमारे पास v is 0 but a is not 0, वेलोसिटी ऑफ अ कार बिकम टू 0। जब वेलोसिटी की कार की वेलोसिटी 0 होती है when the brakes are applied and the car comes to rest ड्यू टू एक्सेलेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलेशन उस वक़्त ज़ीरो नहीं होता, उस वक़्त जो एक्सेलेशन होता है वो रिटार्डेशन होता है, लेकिन वेलोसिटी उस वक़्त क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो ये केस सिंपल सा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका वाइस वर्सा है, एक्सेलेशन इज 0 बट v इज़ नॉट 0। एक्सेलेशन तो 0 हो सकता है बट v इज़ नॉट 0। वो कैसा केस है? तो हमारे पास ये भी एक ऐसा केस है कि acceleration is 0 when the car is moving with uniform acceleration। जब हमारे पास एक्सेलेशन 0 हो, और वो कौन सा केस है? जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के साथ मूव करी हो। तो एक्सेलेशन तो 0 होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे होंगे तो वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, लेकिन जब उसका चेंज लेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आएगा वो 0 होगा। तो हमारे पास ये भी सिमिलर केस है और आसान सा केस है। उसके बाद 3.7 पे आते हैं। वो कहता है मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो यस, the motion with constant velocity is a special case of motion with a constant acceleration is the statement is correct। तो वो कैसे? We know that when body move with constant velocity then acceleration will be 0, और acceleration जब 0 होगा वो भी तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या वो भी तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनता है। there is no rate of change of velocity, so whatever it's move with constant velocity it will acceleration will remain 0 but is constant। Here 0 is also a constant quantity, therefore motion with constant velocity is a special case of motion with constant acceleration। सिंपल सा है। उसके बाद 3.8 देखते हैं। Find the change in momentum of an object subjected to a given force स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। तो हमारे पास कंसीडर मैस m मूविंग विद वेलोसिटी vi। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? वेलोसिटी vi है। लेट अ फोर्स f इज अप्लाइड टू अ बॉडी which change in velocity from vi to vf then according to first equation of motion। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना है तो vi यहाँ पे प्लस हो रहा है और दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma आ जाएगा और f इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi ओवर t आ जाएगा। तो हमारे पास
एक्सेलरेशन की जब डेफिनेशन पुट करते हैं तो m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा mvf माइनस mvi ओवर t से, तो हमारे पास mvf ये भी मोमेंटम है लेकिन फाइनल मोमेंटम है, mvi इनिशियल मोमेंटम है, तो mvf इज द फाइनल मोमेंटम एंड mvi इज द इनिशियल मोमेंटम, सो mvf माइनस mvi ओवर t इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के, विच इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इसकी हमारे पास सिंपल सी हमारे पास एप्लीकेशन थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जनरलाइज फॉर्म, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन। अब इसी को हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होगी डेफिनेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी मोमेंटम की बात करें या लॉ की बात करें, सिंपल सी बात है, लॉ की बात करें तो वहाँ पे स्टेटमेंट आती है, वहाँ पे आपके पास डेफिनेशन नहीं आती। तो ये गलती करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से नंबर डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद 3.9 है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट्स रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। वो किस तरह से मोमेंटम से रिलेट करता है। तो इम्पल्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही हो बहुत कम टाइम में, लाइक हम जब बैट से बॉल को हिट करते हैं तो वहाँ पे मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास फोर्स इंटू टाइम F into delta t, as we know that F delta t is equal to mvf minus mvi। I अब इसको हम F क्रॉस डेल्टा t को I का नाम दे देते हैं, तो I is equal to mvf minus mvi। I is equal to, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है तो m कॉमन लिया तो vf माइनस vi डेल्टा v आ गया, तो m इंटू डेल्टा v डेल्टा p आ जाएगा। I is equal to डेल्टा p is equal to change in momentum। दिस शो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 3.10 वो कहता है शो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। वो कहता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बड़ा ही अहमियत देता है आइसोलेटेड सिस्टम को। एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। जब वो कहता है हमारे उस जगह भी सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड कर जाता है जहाँ पे कंप्लीटली आइसोलेट ना भी हो, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो ये होगा कि जहाँ पे इंटरनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। दिस लॉ, अब हम इसको पढ़ते हैं। दिस लॉ इज स्टेटेड दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। दिस लॉ इज होल्ड गुड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात बहुत सही की है उसने। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन एट विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। जब वो कहता है सिस्टम ही आइसोलेट ना हो बट द एक्सटर्नल फोर्सेज आर वेरी स्मॉल, जब एक्सटर्नल फोर्सेज बहुत स्मॉल हो जाएं as compared to interacting force, so this law can also be applied on such a system। तो वो उस वक़्त भी क्या होगा? हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। उसके बाद हम चलते हैं 3.11 पे। वो कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल हैव अ बिहेव इन ईच केस। गिव पॉसिबल रीजन फॉर दैट फैक्ट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केस। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होती? सबसे पहले हमने डेफिनेशन बतानी है। जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। अब बाउंसिंग बॉल का केस देखते हैं। इफ एन आइडियल बाउंसिंग बॉल रिटर्न टू द सेम हाइट, जब सेम हाइट पे आ जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन होगी। वेयर इट इज ड्रॉप देन द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। इफ द बाउंसिंग बॉल विल हैव नॉट रिटर्न टू द सेम हाइट देन द कोलिजन इज इन इलास्टिक। सो ड्यू
टू चेंज ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल व्हेन अ हैवी बॉल इज ड्रॉप onto the surface of earth, it rebounds up to a very little height because the maximum kinetic energy is lost due to friction and also change into heat and sound energy. So the most case the kinetic energy is not conserved. Basically क्या होता है कि हम जब किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो कोलिजन भी करता है, जब टकराता है तो हीट एनर्जी का हमारे पास चेंज होती है, और जब हमारे पास मोशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी और आवाज़ जब आती है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास चेंज होती है, साउंड में भी। तो एनर्जी डिफरेंट टाइप्स में चेंज होती है। द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, हाउएवर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। बाकी सब में हमारे पास जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम तो सब कोलिजन में ही कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सिर्फ किस में होगी, इलास्टिक कोलिजन में। उसके बाद हम 3.12 बहुत अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज thrown in air making a certain angle with horizontal so that the project moves under the action of gravity। कोई भी बॉडी जिसको हमने थ्रो किया और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करना शुरू हो जाए, मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका जो पाथ होता है उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं, जो पाथ फॉलो कर रहा होता है। इट्स पाथ इज पैराबोलिक, उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ये क्या होती है? टू डायमेंशन, दो एक्सेस उसके यूज होते हैं टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद द बॉडी थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द कर्व पाथ इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। इसको हम इस तरह से भी एलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर। उसके बाद बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। कोई भी बॉडी जिसको हम इनिशियल पुश दें और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करना शुरू कर दे, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने लगा डायग्राम को। कंसीडर अ बॉडी थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हमने हॉरिजॉन्टली पिक है। विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx फ्रॉम अ पॉइंट a हैविंग अ वर्टिकल हाइट y, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? y है। इन द एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत अहम लाइन है। जब एयर फ्रिक्शन इग्नोर है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वही होगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी या चेंज होगी, हम कह सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। रिमेन कांस्टेंट अलोंग द मोशन इफ द बॉडी हिट्स एट द सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू vt होता है, तो x इज इक्वल टू vx इंटू t आ जाएगा, वेयर t इज द टाइम टेकन बाय बॉडी मूव फ्रॉम a टू c आ गया। उसके बाद हम आप देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस क्या आएगा। तो जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, द बॉडी नॉट ओनली कवर्ड डिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट आल्सो मूव डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। द डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी goes on increasing continuously. This vertical motion is same as for freely falling body. The distance covered by body in downward direction is, अब ये y है हमारे पास और वो किसके बराबर होता है? vi y इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखें सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी तो vi y क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब vi y जीरो हुआ तो हमारे पास एज द बॉल हैज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो vi y इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सिर्फ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a इज इक्वल टू g होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस सिंपल क्या आ जाएगा? a को रिप्लेस करेंगे g से, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर हमारे पास सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन पूछता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है? जितना वो टाइम लेती है बॉडी जहाँ से हमने फेंका है और जहाँ पे वो हिट द ग्राउंड स्ट्राइक करती है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो हमारे पास जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं।
द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। द टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड। सो नो वर्टिकल डिस्टेंस इज, तो हमारे पास उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। तो s इज इक्वल टू जीरो, तो वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल पुश है। तो हमने ये वी आई वाई देखा, वी आई वाई किसके बराबर होता है? वी आई साइन थीटा के। दस अबव इक्वेशन इज वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। माइनस क्यों आया है? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने फेंका है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब माइनस वाली टर्म उधर जाएगी, पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई इंटू साइन थीटा टी। और यहाँ पे देखें एक टी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, तो हाफ जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पे टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, वे टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देखते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कन्वर्स या कवर्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड रेंज, तो हम क्या करते हैं? आर इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, वी आई एक्स इंटू टी किया। वी आई एक्स की वैल्यू आती है वी आई कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अभी हमने निकाला टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, तो ये पुट कर दिया। वी आई से मल्टीप्लाई होकर वी आई स्क्वेयर ओवर जी आ गया, और टू साइन थीटा कॉस थीटा हमने अलग लिख लिया। ये होती है आइडेंटिटी के बराबर, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है। तो रेंज का फार्मूला आ गया वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन टू थीटा। द फार्मूला फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन टू थीटा आ जाएगा। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इन साइन टू थीटा मस्ट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, और वो किसके बराबर होगी? 1 के। एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा इज 1। तो अगर हमने थीटा निकालना हो किसके बराबर होगा? साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो हमारे पास साइन साइन से कैंसिल हुआ, टू थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। सो अबव इक्वेशन बिकम्स आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई साइन 2 इंटू 45। 2 थीटा था तो 2 इंटू 45 तो साइन 90, और आर मैक्सिमम क्या आ गया? वी आई स्क्वेयर ओवर जी। सो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। उसके बाद 3.13 देखते हैं हम। ये बहुत अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स, वो कौन सा पॉइंट है या पॉइंट्स हैं इन द पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड। कब मिनिमम स्पीड होगी एंड मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम कब होगी? जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, और मैक्सिमम कब होगी? जब वो जब हम प्रोजेक्टेड करे होंगे या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and also at the point where the hits the ground, while the speed of projectile is minimum when it reach its maximum height. और उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, each of the following question is followed by a four answer. One of is correct answer. Identify that the answer. वो कहता है what is meant by ballistic trajectory. Ballistic trajectory क्या होता है? The path followed by an unpowered and unguided projectile is called ballistic trajectory. तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट है, इसको हम ठीक करते हैं, बाकी गलत होंगी। The path followed by powered and unguided projectile is called ballistic trajectory, गलत है। उसके बाद C, the path followed by unpowered by guided projectile, ऐसा नहीं है। उसके बाद D ऑप्शन, the path followed by powered and guided projectile, ये भी गलत है। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू, व्हाट हैपन्स व्हेन अ टू बॉडी सिस्टम अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, नहीं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो सिस्टम जो मोमेंटम है उसका चेंज नहीं होगा। बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ये भी गलत है। द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेशन, नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हुए इस वीडियो में।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी ज़रूर एप्रिसिएशन हो जाएगी। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि और तमाम लेक्चर्स आने वाले मेरे आपके पास बर वक्त आ सकें और आप सुन सकें।